हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो एक ऐसा सेल बच्चों जो कि रासायनिक ऊर्जा को, देखो रासायनिक, जैसे आप लोग पहले शब्द से अर्थ निकालो, विद्युत रासायनिक, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो आपका विद्युत रासायनिक सेल है। बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ होती है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रिया साथ साथ किस प्रकार के सेल में होता है या किस प्रकार के सेल में पाया जाता है। तो विद्युत रासायनिक जो सेल है, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो वोल्टी सेल है बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो इसी में आपका ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल को ही हम वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं। नोट कर लिया आपने। अगला देखिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं बच्चों। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य विभव के अंतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे भाई कोई आपका विद्युत रासायनिक सेल होगा, उसमें इलेक्ट्रोड लगे होंगे, इलेक्ट्रोड के साथ साथ उसमें वैद्युत अपघट्ट भी होगा, तो विभव में अंतर कितना है बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे आपका एक सेल ही है समझो, ठीक है, इसमें बच्चों विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया और ये आपका विद्युत अपघट्ट, इनके विभव में कितना अंतर है वो उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जब बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, तो मान लीजिए वैद्युत अपघट्ट जो है 1 मोलर सांद्रण पर है, ठीक है, और टेम्परेचर 298 केल्विन है। इस स्थिति में बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड है और वैद्युत अपघट्ट के बीच जो विभवांतर है, यानी विभव का अंतर है, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यानी किसी अर्ध सेल में मानक इलेक्ट्रोड वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उनके अपने ही आयन के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबाने से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अर्ध सेल क्या कहलाता है। आपका एक पात्र हो, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ हो और जिसका इलेक्ट्रोड लगा है बच्चों उसी का वैद्युत अपघट्ट भरा हो, लेकिन कंडीशन ये बोला है इसका जो सांद्रण है 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो। यानी बच्चों जो 1 मोलर सांद्रण 298 केल्विन ताप पर जब हम किसी अर्ध सेल को बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रोड को उसके वैद्युत अपघट्ट में डुबाते हैं, तो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्ट के बीच जो विभवांतर होता है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सिंपल है, मतलब मेरे भाषा में समझो ना, कि मान लीजिए कोई आपका एक अर्ध सेल है, उसमें जो विलयन लिया हमने 1 मोलर सांद्रण है और तापमान कितना 298 केल्विन ताप पर है ना। यदि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड और जो वैद्युत अपघट्ट है उसके बीच जो विभवांतर होगी वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यानी उस विलयन का जो वैद्युत अपघट्ट है उसका सांद्रण 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए और तापमान 298 केल्विन होना चाहिए, तब जो विभवांतर है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जाना जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, लेकिन बच्चों यदि हम मान लीजिए किसी विलयन की बात करते हैं, यदि चालक की बात कर सकते हैं तो विलयन में भी बात कर सकते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो जो धारा का मान है सिरों के बीच, इन इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में बच्चों जो आपका विभवांतर V बराबर IR ये हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये यानी क्या कहा गया भैया कि यदि किसी चालक की बात करें चाहे किसी विलयन की बात करें, उसमें विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों के या विलयन में डूबे गए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे चालक में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक में जो बहने वाली धारा है उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगा। लेकिन वहीं पे जब हम विलयन में इलेक्ट्रोड डुबा कर रखे हैं और उसमें धारा बह रही है, तब बच्चों जो बहने वाली धारा का मान है इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है उसके समानुपाती होगा। बाकी वही चीज है, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। चलिए इस पे थोड़ा सा आप देख लो कि यदि इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर भी और विलयन में बहने वाली विद्युत धारा का मान I हो बच्चों, तब V बराबर RI या V समानुपाती I। जब समानुपाती हटाते हैं तो R ने अंक लग जाता है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि आप लोग इतना समझदार हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से,
है ना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसे तैयार कर लेना। चलिए यदि हम बात करते बच्चों सेल स्थिरांक, एक एक पॉइंट हम बात करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे छोड़ना नहीं है। सेल स्थिरांक क्या कहलाता है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में एक आपका पात्र है, पात्र में वैद्युत अपघट्ट है बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिया हमने। अब इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल स्थिरांक, ठीक है, बस यही है। किसी चालक के सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक जो है यानी इकाई जो बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स, कैसे, लंबाई का होता है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो ऊपर जाएगा बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला देखो, गैल्वेनीकरण क्या है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की तह लगाई जाती है, यह प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाती है ना बच्चों। गैल्वेनीकरण में क्या होता है, जिंक फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट है ना और जिंक हाइड्रोक्साइड की अदृश्य सतह होती है जिसके कारण गैल्वेनाइज्ड आयरन की चमक कायम रहती है। कुल मिलाकर के बच्चों क्या होता है कि परत चढ़ाना, जैसे संक्षारण की क्रिया होती है, संक्षारण में क्या होता है, धातु जो है नष्ट हो जाता है और उस पर हम मान लीजिए कोई परत चढ़ाना चाहते हैं बच्चों, तब उसमें संक्षारण की क्रिया रुक जाएगी, है ना भाई, जो चमक है वो बनी रहेगी। इसके लिए गैल्वेनीकरण का प्रयोग करते हैं। तो लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए जिंक की जो परत लगाई जाती है उसकी जो क्रिया विधि है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनाइज्ड वही है बच्चों, गैल्वेनीकरण का इंग्लिश है गैल्वेनाइज्ड, ठीक है। इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन में जिंक फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 और बच्चों ZnOH का होल्टॉइस की अदृश्य सतह यानी पतली परत बन रहती है, जिसके कारण से जैसे मान लीजिए जिंक चढ़ा दिए तो ये जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी पतली परत रहती है जिससे चमक बना रहता है, ठीक है। लवण सेतु क्या है बच्चों, लवण सेतु क्या होता है कि यू आकार के उल्टी कांच की नली होती है जिसमें KCl KNO3 या NO2SO4 या अगर अगर की जेली भरी जाती है, बस अब कुछ भी नहीं। KCl KNO3 Na2SO4 तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की कांच की नली बच्चों लवण सेतु कहलाती है। इसका काम क्या है, कई बार पूछा गया है। इसके द्वारा 2 विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क बनाए रखता है बच्चों, यानी परिपथ पूर्ण करता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, है ना, और दोनों विलयनों की विद्युत की उदासीनता को बनाए रखता है। तो आप 2 कार्य ऐसे याद करना कि लवण सेतु 2 विलयनों को संपर्क बनाए रखता है तथा परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखिए, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों तो उस पर ताप का किस तरीके से, है ना, उस पर निर्भर करता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग दुगुना हो जाता है। नोट करके रखना, यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसका निर्धारण हम आर्हेनियस समीकरण से करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, आर्हेनियस समीकरण K बराबर AE⁻∆EA/RT, या बच्चों यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते थे EA/RT रहता, लेकिन डेल्टा EA आप लिखना बटा RT, ठीक है। ये पावर में, E का पावर में बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये आर्हेनियस समीकरण, इसी से हम ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होता है, हम इससे ही K का मान निकाल सकते हैं। जहां पर A क्या है, A आपका आवृत्ति है बच्चों और EA सक्रियण ऊर्जा है, ठीक। चलो कोई दिक्कत। तो प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक का मान लगभग क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। नोट कर लेना बच्चों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं बच्चों, उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे बच्चों। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ पे ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध का मतलब कि भाई इतना ऊर्जा जब तक नहीं आएगा तो कोई भी पदार्थ उत्पाद में नहीं बदलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 है बच्चों, आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 10 है, 20 है, यहाँ पे 50 है।
अब कोई अणु है, उसकी ऊर्जा इतनी थी, ऑलरेडी उसके पास 10 है, तो उसके लिए अब यहां तक जाने के लिए कुछ ऊर्जा लगेगी, तब वो बच्चों वो उत्पाद में बदल जाएगा। तो जितनी उसकी टोटल ऊर्जा में वो उत्पाद बन जाए वो उसका ऊर्जा अवरोध कहलाता है। मतलब एक निश्चित समय सीमा, वो ऊर्जा की सीमा, जिससे कम ऊर्जा होने पर वो उत्पाद में ना बदले, वो कहलाता है बच्चों आपका ऊर्जा अवरोध। यानी जिससे कम ऊर्जा होने पर जो अभिकारक है वो उत्पाद में ना बदले बच्चों, वो उसका ऊर्जा अवरोध कहलाता है। अब इसको जैसे मान लीजिए यहां तक, मान लीजिए अभिकारक का इसके पास भाई एनर्जी ऑलरेडी है, अब कुछ एनर्जी हम देंगे इसको, तो जो एनर्जी हम देंगे उसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी सक्रिय करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी देते हैं बच्चों, वो आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। देखो उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाते हैं। अभिकारी अणु जब तक इस शिखर की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते तब तक वो सक्रिय संकुल नहीं बनाते। मतलब कुल मिलाकर के कि जब तक भाई इस ऊर्जा अवरोध, ये ऊर्जा अवरोध है, जब तक इसकी ऊर्जा तक ये नहीं पहुंचेगा कोई भी आपका अभिकारक, तब तक वो उत्पाद में नहीं बदलेगा, ये बोला गया है। यानी कोई भी आपका अभिकारक उत्पाद में तभी बदल सकता है जब वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए, और ऊर्जा अवरोध पार कराने के लिए उसको हम बाहर से एक एनर्जी देते हैं, उसी एनर्जी को बोलते हैं बच्चों सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। ओके, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, दर निर्धारक पद को समझाइए। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया 2-3 पदों में संपन्न होती है, पहले पद में नहीं हुआ तो दूसरे पद में, दूसरे में नहीं तीसरे पद में, और जब बच्चों कई पदों में संपन्न होती है तो जो सबसे धीमे गति से संपन्न होता है वही उसका दर निर्धारक पद होता है। समझ में आया कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है बच्चों। अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा करते हैं, जिसे ही दर निर्धारण पद कहते हैं। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में, 2 पद में, 3 पद में हो रही है, लेकिन जिस पद में समय सबसे ज्यादा लगेगा, धीरे गति से होगा, वही उसका दर निर्धारक पद कहलाएगा। नोट कर लेना। विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया की दर दिए गए ताप पर अभिक्रिया की उस दर के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई लिया गया हो। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों अभिक्रिया, मान लीजिए ए है और प्लस बी है, ठीक है, ए और बी, ये किस में बना रहा? उत्पाद में। ठीक है बच्चों, उत्पाद में बदल रहा है। अब इसमें अभिक्रिया की दर निकालेंगे, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर तो समानुपाती होता है गोल्डबर्ग बागी के अनुसार दोनों के सांद्रण। अब सांद्रण मान लीजिए 1-1 है तो 1-1 है। अब जब समानुपाती हटाते तो कि एक स्थिरांक लग जाता है बच्चों। अब यदि ये बोला गया कि इसका सांद्रण 1 हो और बी का भी सांद्रण 1 हो, इकाई सांद्रण हो, जब 1-1 रखेंगे बच्चों तो के हो जाएगा, क्योंकि 1-1 रखेंगे, है ना। अभिक्रिया की दर बराबर के, ये विशिष्ट, मान लीजिए हम के को बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया की दर, वो अभिक्रिया के दर के ही बराबर होगा, अभिक्रिया के दर के ही बराबर हो, लेकिन कब? जब भैया अभिकारक के सांद्रण इकाई हो। यानी इकाई सांद्रण होने पर जो अभिक्रिया की दर होगी वही विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहलाएगी। यानी किसी अभिक्रिया में विशिष्ट दर दिए गए ताप पर उस अभिक्रिया की दर के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक के सांद्रण का मान इकाई हो बच्चों, या सांद्रण इकाई लिया गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो? कहने का मतलब जब मान लीजिए कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अभिकारक से उत्पाद में बदल रही है, तो अभिकारक का जब हम सांद्रण इकाई लेकर चलते हैं, इकाई मानकर चलते हैं, तो जो अभिक्रिया की दर आएगी वही विशिष्ट अभिक्रिया की दर है। ठीक, चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसलिए आप लोग थोड़ा याद कर लेना। छद्म अणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनकी अणुसंख्यता 2 होती है, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि वो उसकी कोटि 1 है, तो ऐसी अभिक्रिया बच्चों आपकी छद्म अणुक कहलाती है। यानी लगता तो 2 है, जैसे यहां पर आपका सुक्रोज और पानी है, 2 अणु है, मतलब यहां पे 2 अणुक होना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से 1 अणुक अभिक्रिया है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो देखने को तो लगता है कि अणुओं की संख्या 2 है,
तो 2 अणुक हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये एक अणुक रासायनिक अपक्रिया है, इसलिए इसे बोलते हैं हम छद्म एक अणुक अपक्रिया। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट कर लेना। ठीक बच्चों, चलिए जो क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को हम लेकर चल रहे हैं। नोट डाउन कर लिए आप लोग, नहीं तो फिर आप कह दोगे सर आपने समय ही नहीं दिया है ना स्क्रीनशॉट लेने का। चलो कोई बात नहीं है। चलो भैया आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो? देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया की दर है मतलब अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, या तो अभिकारक के सांद्रण में क्या होगी बच्चों, कमी आएगी, या तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण के परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसको जैसे सूत्र के रूप में हम यदि समझे बच्चों, जैसे हमारे पास ए है, ठीक है, और बी है। अब ये आपका अभिकारक और बनाता है C+D उत्पाद में। तो जो अभिक्रिया की दर होती है बच्चों, थोड़ा समझिएगा, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होता है किसके? अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी, या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि लिख लेना, बटा समय अंतराल। यानी समय के साथ या तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी या तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, वो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब जैसे मैं आपको एक आपके दैनिक जीवन में एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए दूध से आप दही बना रहे हो, ठीक है, दूध से आप दही बना रहे हो, तो दूध के सांद्रण में धीरे धीरे कमी आएगी और दही के सांद्रण में धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। नोट डाउन कर लेना बच्चों, समय का होता है सेकेंड और सांद्रण का होता है मोल प्रति लीटर। तो पूरे का इकाई हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, नोट कर लेना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए इसके बाद अभिक्रिया की तात्कालिक दर किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षण में जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है उसे तात्कालिक दर कहते हैं। मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। किसी विशेष क्षण पर जो बच्चों निकाली गई अभिक्रिया की दर होती है, यहाँ पे निकाली गई अभिक्रिया की जो दर होती है बच्चों, वो तात्कालिक दर कहलाती है। किसी विशेष क्षण पर बच्चों, है ना, किसी विशेष समय पर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। अनुसंगता किसे कहते हैं बच्चों? अनुसंगता किसे कहते हैं? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुसंगता है क्या। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही बच्चों, तो कितने अणु भाग लेते हैं, उनकी जो टोटल संख्या है वो अनुसंगता कहलाती है, ठीक है। यानी दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु तथा आयनों की जो संख्या है वो अनुसंगता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद यानी प्रारंभ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम अनुसंगता कहते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या उसकी अनुसंगता कहलाती है। नोट डाउन कर लेना, ओके, ठीक बच्चों। चलिए ये आप लोग इसे तैयार कर लेना। और आज का आखिरी जो प्रश्न है इसे आप पढ़ना बच्चों, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। मैंने ऊर्जा अवरोध जो बताया था ना बच्चों, ऊर्जा अवरोध ही उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है। समझ में आई बात? यानी देहली ऊर्जा का मतलब यह होता है कि अणुओं के पास कितनी ऊर्जा है, अणुओं के पास ऊर्जा, और जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं उसे बोलते हैं बच्चों सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। यानी देहली ऊर्जा का मतलब अणु के पास कितना ऊर्जा है और बाहर से हम कितना ऊर्जा देते हैं बच्चों, इन दोनों का योग देहली ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? देहली ऊर्जा कहलाता है। और सक्रियण ऊर्जा तो आप समझ में आ गया कि भाई कोई पदार्थ है, कोई अणु है, कोई परमाणु है, उसके पास कुछ ऊर्जा होगी और अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं उसे उसकी हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम, भाई देहली ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होता है।
तो जिसका मान देहली, जैसे कोई अणु है, यदि उसका ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा से कम है तो जो हम न्यूनतम ऊर्जा देंगे वो उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनके मान को कम किया जा सकता है, जिससे कम ऊर्जा पाकर भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। सक्रियण ऊर्जा को Ea से रिप्रेजेंट करते हैं और यदि बच्चों आर्हेनियस समीकरण से निकालते हैं तो ये निकल कर आता है। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन आज आप लोग तैयार कर लेना। बाकी बच्चों इसके बाद भी जो वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर दिए जाएंगे, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।